अगर कोई भी मुस्लिम लीडर भाजपा का, कांग्रेस का ये दिखा दे कि हमने मुसलमानों का न्याय के लिए आरक्षण, मुसलमानों का न्याय होने पर डिलिमिटेशन, इस पर हमने चैलेंज किया डिस्टर्ब एरिया एक्ट, तो मैं आप जो कहेंगे उस जगह पर माफी मांगने को तैयार हूं। और अगर वो ये ना बता पाए तो वो लोग समाज से माफी मांगे। गुजरात में डिस्टर्ब एरिया एक्ट आज तक चैलेंज नहीं हुआ। आप कौन से वोट के बंटवारे की बात करते हैं? सारे नेता, तो खासतौर पर जो मुसलमान नेता हैं पार्टियों में, वो किसी भी पार्टी के मुसलमान नेता हो, वो सिर्फ चाटुकार हैं, वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने की बात कर रहे हैं। किसी मुस्लिम लीडर ने एज द होल डिस्टर्ब एरिया एक्ट आज तक क्यों नहीं चैलेंज किया? मैं गुजरात के तमाम लोगों से अपील करता हूं कि पार्टियों की प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठिए और उन लोगों को वोट दीजिए जो उम्मीदवार हैं जो इसमें योग्यतम हो। पार्टी के आधार पर वोट देंगे तो फिर आपको वही 5 साल तक रोना होगा कि ये आदमी ये काम नहीं किया, ये आदमी ये काम नहीं किया। ये काम इसलिए नहीं करते कि आप उनको योग्यता के आधार पर वोट नहीं देते, आप अपनी प्रतिबद्धताओं के आधार पर वोट देते हैं। न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। गुजरात में लोकल बॉडीज इलेक्शन की जो तारीख है वो ऐलान हो चुकी हैं। 26 तारीख को वोटिंग है और 28 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। गुजरात का एक आम सवाल है और मुसलमानों का भी एक आम सवाल रहता है कि मुसलमानों के वोट कैसे बटे ना, इस पर पहल की जानी चाहिए, सोचना चाहिए। इसी मामले को लेकर मैं पहुंचा हूं मुजाहिद नफीस के पास में। मुजाहिद साहब एमसीसी गुजरात माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी चलाते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। मुजाहिद साहब, एक सवाल आम ये रहता है कि मुसलमानों के जो वोट हैं वो बटे नहीं, इसको लेकर पहल होनी चाहिए, इसको लेकर एक फिक्र पैदा करनी चाहिए, कैसे इसे आप देखते हैं? शुक्रिया आरिफ भाई इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए। पहले बात तो हमको ये समझना चाहिए कौन लोग ये बात करते हैं कि मुसलमानों के वोट नहीं बटने चाहिए, दूसरे उम्मीदवार नहीं खड़े होने चाहिए, एक ही पार्टी होनी चाहिए। ये बात हमको समझनी चाहिए। इस भारत के संविधान जब बना, जब देश आजाद हुआ, तो भारत के संविधान ने 2 पार्टी सिस्टम के बजाय मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या कहता है कि कोई भी योग्य आदमी जो अपनी निर्धारित उम्र यानी 21 साल पूरी कर लेता हो लोकल बॉडीज के लिए, वो चुनाव लड़ सकता है। चुनाव किस लिए मल्टी पार्टी सिस्टम संविधान में रखा गया? ताकि योग्यतम व्यक्तियों का चुनाव हो। तो योग्यतम व्यक्ति कैसे आएंगे? अगर 2 पार्टी सिस्टम होगा तो 2 ही लोग आएंगे। और योग्यतम व्यक्ति कब आएंगे? जब एक से अधिक लोग उसमें चुनाव लड़ें। तो ये जो बात कहते हैं कि बाकी लोगों को खड़ा नहीं होना चाहिए, वोट बंटने नहीं चाहिए, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक लोग हैं। जो लोग सोच से सामंतवादी हैं, सोच से असंवैधानिक हैं। तो मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए और मल्टी पार्टी सिस्टम में मल्टी चुनाव का ऑप्शन होने चाहिए। वो अब मिलेंगे तो नया लीडरशिप डेवलप होगा, लोगों को बेहतर व्यक्ति का चुनाव करने का मौका मिलेगा। इसीलिए आपको याद होगा कि नोटा का भी एक प्रोविजन लाया गया। नोटा का प्रोविजन क्यों लाया गया? कि ये जितने भी आपने उम्मीदवार मशीन में हैं, ये इनमें से कोई भी योग्य नहीं है हमारे वोट के। तो नोटा का प्रोविजन भी इसीलिए आया गया। और ये जो असंवैधानिक लोग हैं, ये पहले नोटा का भी विरोध करते थे, क्यों? ताकि इससे इनको ये ना पता लगे कि कितने लोग हम सबको खारिज करते हैं। तो मुसलमानों के वोट बटने या गैर मुसलमानों के वोट बटने की बात नहीं है। पार्टियां क्या योग्य उम्मीदवारों को टिकट दे रही हैं? क्या जो उम्मीदवार दूसरी पार्टियों से हैं वो अधिक योग्य हैं? तो मैं ये मानता हूं और मैं ये पूरी शिद्दत के साथ मानता हूं कि लोगों को योग्यतम उम्मीदवार का चुनाव करना चाहिए, ना कि पार्टियों के उम्मीदवार का। पार्टियों के उम्मीदवार बहुत सारे कारणों से योग्य नहीं भी हो सकते हैं और बहुत सारे लोग, जो लोग उम्मीदवार बने हैं, वो अपने उस अयोग्यता की वजह से उसमें स्थान नहीं पा पाए। तो मैं गुजरात के तमाम लोगों से अपील करता हूं कि पार्टियों की प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठिए और उन लोगों को वोट दीजिए जो उम्मीदवार हैं जो इसमें योग्यतम हो। पार्टी के आधार पर वोट देंगे तो फिर आपको वही 5 साल तक रोना होगा कि ये आदमी ये काम नहीं किया, ये आदमी ये काम नहीं किया। ये काम इसलिए नहीं करते कि आप उनको योग्यता के आधार पर वोट नहीं देते, आप अपनी प्रतिबद्धताओं के आधार पर वोट देते हैं।
मुजाहिद साहब, एक सवाल इसलिए आम हो जाता है क्योंकि जब आप वैश्विक लेवल पर देखें तो कहीं ना कहीं आपकी बातें ठीक लगती हैं, लेकिन गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर आसान धारा कानून लगा हुआ है और लगातार ये बात की जा रही है कि भौगोलिक परिस्थितियां बदली ना जाए, इसलिए आसान धारा का विस्तार किया जा रहा है। ऐसे में ये सवाल उठाना मेरे ख्याल से जायज है कि मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी लगातार बढ़े, इसके लिए इस पर फिक्र होनी चाहिए कि भाई वोटों का बंटवारा ना हो। आपका बहुत अहम सवाल है। आपने अशांत धारा डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट की बात की। गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट आज तक चैलेंज नहीं हुआ। आप कौन से वोट के बंटवारे की बात करते हैं? सारे नेता, तो खासतौर पर जो मुसलमान नेता हैं पार्टियों में, वो किसी भी पार्टी के मुसलमान नेता हो, वो सिर्फ चाटुकार हैं, वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने की बात कर रहे हैं। किसी मुस्लिम लीडर ने एज द होल डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट आज तक क्यों नहीं चैलेंज किया? उनके नोटिफिकेशंस चैलेंज हुए हैं, वो भी संस्थाओं ने किए हैं, वो भी प्रभावित लोगों ने किए हैं। किसी राजनीतिक दल ने, किसी लीडर ने ये नहीं किया। ये सिर्फ अशांत धारा का इस्तेमाल भाजपा अपने फायदे के लिए और कांग्रेस अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। ये डराने का काम करते हैं दोनों लोग। इसलिए ये समझने की जरूरत है कि अशांत धारा के लिए आप वोट एक पार्टी को दे दें, बिल्कुल गलत। क्योंकि उन पार्टी के किसी लीडर ने अशांत धारा कानून को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया। दूसरी बात, आपने कहा कि दूसरा आपने एक सवाल का मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी। सियासी हिस्सेदारी में आपको मालूम है डिलिमिटेशन के नाम पर और आरक्षण के नाम पर अन्याय हुआ है। मक्तमपुरा में जो एससी सीट का आरक्षण आया, क्या वो रोस्टर प्रमाण से है? नहीं। क्या रोस्टर प्रमाण इस बार क्या था? किसी को नहीं पता। क्या किसी ने इस रोस्टर प्रमाण के आधार पर जो आरक्षण हुआ उसको चैलेंज किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया कांग्रेस ने चैलेंज? कांग्रेस इज द मेन अपोनेंट, मुख्य विपक्षी दल है। यहां पर मुसलमान के इलाके में बापू गोमतीपुर में आया, क्या ये रोस्टर प्रमाण से है? मैं आरक्षण के मुखालफत की बात नहीं है, ये बात है क्या वो नीति नियम के हिसाब से हो रहा है? नहीं, नीति नियम के हिसाब से नहीं हुआ और इसको किसी पार्टी ने चैलेंज नहीं किया। मैं इसीलिए कह रहा हूं, किसी पार्टी ने चैलेंज नहीं किया। अशांत धारा को किसी पार्टी ने चैलेंज नहीं किया, मौजूदा आरक्षण को किसी पार्टी ने चैलेंज नहीं किया, और आप हमारे ऊपर जिम्मेदारी कि हम बचाए रखें। अरे राजनीतिक दल आप हैं, आप हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं, आपकी जिम्मेदारी है। तो ये सब मुखौटे हैं, मुसलमानों को डराने की बात है। मुसलमानों से मैं अपील करता हूं, बिना डरे हुए योग्य उम्मीदवारों को वोट दीजिए। कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता दोनों डराकर आपको आपका वोट को छीन के, मतलब डकैती डालने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आपने उठाया और मेरे जहन में भी था कि आरक्षण के ऊपर बात की जाए। मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी लगातार कम हो जा रही है, इसके बावजूद मुस्लिम अक्सरियत वाली सीटों को रिजर्व कर दिया गया एसटी समुदाय के लिए, जबकि देखा जाए उनकी सियासी हिस्सेदारी मुसलमानों से कहीं अच्छी है। इसे कैसे आप देखते हैं और राजनीतिक दल का इस पे चुप्पी? मैंने आपको बताया कि सीमांकन और आरक्षण, इसका इस्तेमाल मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को घटाने के लिए किया जा रहा है। आप सीमांकन देखिए, वेजलपुर सीट इतनी बड़ी सीट बना दी गई कि उसमें मुसलमान 1 लाख से ज्यादा होने के बाद भी चुनाव ना जीत पाए। इसका पूरी रणनीति बनाई गई, 3.25 लाख से ऊपर वोट किए गए। ऐसे ही आरक्षण, सरखेज वार्ड में पिछली बार बोपल और घुमा को शामिल किया गया, जो नियम के हिसाब से हाईवे क्रॉस नहीं करना है, लेकिन हाईवे क्रॉस करके भी सरखेज वार्ड में शामिल किया गया। आप अगर दूसरे वार्ड्स देखें, दानी निमड़ा विधानसभा क्षेत्र का आरक्षण देखें, आप कच्छ का देखें, अहमदाबाद ईस्ट लोकसभा का आरक्षण का देखें, तो आपको समझ में आता है कि ये पूरा सिस्टमेटिक पैटर्न है और इसको लेकर राजनीतिक दल संघर्ष नहीं कर रहे हैं। मैं तो राजनीतिक दल से ज्यादा इन दलों में मौजूद जो उस समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, जो ये दावा करते हैं कि हम मुसलमानों के हित की लड़ाई लड़ते हैं, वो उन्होंने चैलेंज क्यों नहीं किया? मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, अगर कोई भी मुस्लिम लीडर भाजपा का, कांग्रेस का ये दिखा दे कि हमने मुसलमानों के अन्याय के लिए आरक्षण, मुसलमानों के अन्याय होने वाले डिलिमिटेशन, इस पर हमने चैलेंज किया डिस्टर्ब एरिया एक्ट, तो मैं आप जो कहेंगे उस जगह पर माफी मांगने को तैयार हूं। और अगर वो ये ना बता पाए तो वो लोग समाज से माफी मांगे कि आज तक उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ डराया है, भाजपा ने भी डराया और आपने भी डराया। तो वो डर का राजनीति खत्म करें, नौजवानों को आगे आने दें। मेहरबानी कीजिए, आप लोग नौजवानों को आगे आने दीजिए और
आप सत्ता और पैसे का जो खेल है उसको बाहर रखिए, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उसी दिन आगे बढ़ेगा जिस दिन नौजवान आएंगे, समझदार लोग आएंगे, समाज की लड़ाई लड़ने वाले लोग आगे आएंगे, तभी मुसलमानों का भला होगा। क्या आपको लगता है कि मुस्लिम इलाकों में मुद्दों पर राजनीति हो सकती है जो अभी तक नहीं दिख रही है? सालों से मैंने फिर कहा कि दोनों मुख्य दलों के लोग मुद्दों की राजनीति के बजाय इमोशनल राजनीति के पॉइंट्स सामने लाते हैं, उस पर राजनीति करते हैं। यहां पर कोई भी, आपने इतने दिन हो गए, यूसीसी पर कांग्रेस का कोई स्टैंड देखा? यूसीसी पर किसी दूसरी पार्टी का कोई स्टैंड देखा? नहीं मिला। क्यों नहीं है? कोई वक्फ को लेकर कोई एक धरना गुजरात में क्यों नहीं हुआ? यह सब समझने की बात है और मुसलमानों को भी समझने की बात है। आपका तो वक्फ लुट रहा है, आपकी शरीयत लुटने वाली है, और पॉलिटिकल पार्टीज के नेता जो उस पार्टी में अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व, अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हम लोगों को सिर्फ बहलाकर, फुसलाकर, वर्गलाकर वोट लेने की राजनीति करते हैं। इसलिए वोट, फिर से कह रहा हूं, वोट सोच समझ के दें, पैनल के नाम पर बिल्कुल वोट न दें, योग्यतम उम्मीदवार को वोट दें, वो किसी भी पार्टी का हो, उसको वोट देकर जिताइए, ताकि हमारे इलाके के मुद्दे, हमारे पॉलिसी लेवल के मुद्दे इस गुजरात के सामने आ और मुद्दों को हल कराने में मदद मिले। मुझे साहब एक आखिरी सवाल कि गुजरात में अल्पसंख्यक मोर्चा भी है कांग्रेस का। बीजेपी को तो हमेशा लोग कोसते रहते हैं कि ये हमारे खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस का अल्पसंख्यक मोर्चा भी कहीं ना कहीं इन तमाम मामलों को लेकर चुप्पी साध के रखता है। कैसे देखते हैं? अल्पसंख्यक मोर्चा किसी भी पार्टी का, वो किसी मुसलमानों के मुद्दे पर, अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बाहर नहीं आते, किसी भी पार्टी का हो। उनका काम सिर्फ अपनी पार्टी के लिए अपने समुदाय को इकट्ठा करके उनके वोट कराने का काम है। एक टुक में कहिए तो पिपुड़ी बजाने का काम अल्पसंख्यक मोर्चा करते हैं सब पार्टियों के। इसलिए मैंने जो पहले बात अपील की थी कि आप पिपुड़ी बजाने से बाहर निकलिए। मैं नेताओं से भी कहता हूं, मेहरबानी करिए, आपको अल्लाह के यहां भी मुंह दिखाना है, मुसलमानों को मत वर्गलाइए। अशांत धारा पर आप लोग हाई कोर्ट में चैलेंज करिए, इस आरक्षण को चैलेंज करिए, मूलभूत पॉलिसी लेवल मुद्दों को उठाइए। अगर आप ये नहीं उठाएंगे तो ये इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा कि अन्याय होता रहा और आप लोग अपनी पार्टी के खाली गुणगान करते रहे।